यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण जैविकी। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है खाद्य श्रृंखला। फूड चैन, ठीक है। फूड चैन, देखिए फूड चैन या खाद्य श्रृंखला होता क्या है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा, खाद्य श्रृंखला मतलब खाद्य पदार्थ जो है, भोजन पदार्थ, उससे बनी हुई कोई श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। क्योंकि हमारा पेपर है इकोलॉजी पारिस्थितिकी, तो जो हमारा ये पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थितिकी में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव प्रकृति में हमें देखने को मिलते हैं। और ये बात हमें पता है कि जो सजीव होते हैं उनको अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक आवश्यक चीज है भोज्य पदार्थ या फिर न्यूट्रिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो जीव को, जो जीव जंतु होते हैं उनको अपने जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर उनको भोजन नहीं मिले तो जीवन संभव नहीं है। तो प्रकृति के अंदर जो ये जीव जंतु पाए जाते हैं, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं प्रकृति के अंदर से ही, भिन्न भिन्न प्रकार से जीवों के अंदर भोजन प्राप्त करने की जो क्रिया विधि है वो देखी जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं मांस के रूप में, ठीक है, कार्निवोरस होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं प्रकृति के अंदर जो कि शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, और अपना भोजन ग्रहण करते हैं शाक के रूप में, वेजिटेटिव होते हैं, ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अपघटक होते हैं, सड़ी गली जो चीजें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है, उनको डिकम्पोज करने का काम किया जाता है। ऐसे जीव अपघटक कहलाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासाइट्स टाइप के होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की पोषण विधि देखी जाती है जीवों के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के अंदर जो, या पर्यावरण के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, वैराइटीज पाई जा रही है एनिमल्स की। ये टाइप ऑफ वैराइटीज एनिमल्स अपने भोजन के लिए को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अलग अलग तरह की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जीवों के द्वारा जो ये भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए दूसरे घटकों से अंतः क्रिया प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे से ये संबंध स्थापित करते हैं भोजन को ग्रहण करने के लिए। और इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के मध्य एक अंतः संबंध स्थापित हो जाता है और एक चैन या एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, तो देखिए, मान लीजिए एक टिड्डा है, ठीक है, या रैबिट का हम उदाहरण लेकर चले, एक खरगोश। तो खरगोश क्या करता है, अपने भोजन के रूप में शाक का उपयोग करता है, वेजिटेबल्स का उपयोग करता है, उत्पादकों का उपयोग करता है, प्रोड्यूसर्स का उपयोग करता है, ठीक है। रैबिट जो खरगोश होता है वो अपना भोजन ग्रहण करता है उत्पादकों से, उत्पादक जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि गाजर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है खरगोश, और फिर खरगोश को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाएगा लोमड़ी के द्वारा, लोमड़ी, ठीक है, फॉक्स। अब इस फॉक्स को भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है लोइन के द्वारा, शेर के द्वारा। और शेर जब मर जाता है तो इसको अपघटित कर दिया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, अपघटकों के द्वारा। समझ में आया? तो देखिए
सबसे पहले क्या था, गाजर, कैरेट। गाजर को भोजन के रूप में ग्रहण किया गया खरगोश के द्वारा। रैबिट, खरगोश को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया गया लोमड़ी के द्वारा या फॉक्स के द्वारा। इसको शेर ने खा लिया और शेर के बाद जब ये मर गया तो इसको अपघटित कर दिया गया अपघटकों के द्वारा। डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के अंदर जो ये घटक पाए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव पाए जा रहे हैं, वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इंटररिएक्ट शो करते हैं एक दूसरे से, और एक चैन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चैन। ठीक है, पालितंत्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से प्रदर्शित करते हैं। इससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है। यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है, फूड चैन कहलाती है। इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको। पारितंत्र के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे से, उनके मध्य इस तरह से एक चैन बन जाती है। इस चैन को ही फूड चैन या फिर खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब जो ये हमें इतनी सरल दिखाई दे रही है, जो ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें जो गाजर है ये क्या है, उत्पादक है, उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर। खरगोश है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राइमरी कंज्यूमर होता है, द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी है, ये द्वितीय उपभोक्ता होता है। ठीक है, शेर क्या है, प्रत्येक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता, क्योंकि शेर के आगे कोई भी ऐसा जीव नहीं होता जो कि इसको जीते जी भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो शेर को भोजन के रूप में ग्रहण कर जाए। ठीक है, जब ये मर जाता है शेर, इसीलिए शेर को क्या कहते हैं, सर्वोच्चतम उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। जब शेर मर जाता है तो इसकी डेड बॉडी को अपघटित कर दिया जाता है, क्योंकि शेर का जो शरीर है वो क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है। ठीक है,
प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से मिलकर बना हुआ है शेर का शरीर। और ये सारे तत्व क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनको वापस से प्रकृति के अंदर मुक्त करना जरूरी है, अपघटित कर इनको सरल अणुओं में तोड़कर वापस से प्रकृति के अंदर अपघटित करना जरूरी होता है। और ये काम किया जाता है अपघटकों के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, डिकम्पोजर्स में आते हैं जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, इस तरह से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका निर्माण होता है। अब जितना इजी, जितना सिंपल हमें ये देखने में लग रहा है ना, प्रकृति के अंदर खाद्य श्रृंखला इतनी सिंपल नहीं होती। प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनके अंतर संबंध से जो श्रृंखला बनती है खाद्य श्रृंखला, वो इतनी सिंपल नहीं होती देखने में। ये खाद्य श्रृंखलाएं एक से अधिक होती है और आपस में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे कि एक खाद्य श्रृंखला मैंने ये बनाई आपको, एक दूसरी खाद्य श्रृंखला और अगर हम बनाए तो यहाँ पर बना सकते हैं। ये घास है, एक ये हो गई, दूसरी है घास। घास को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा टिड्डा, टिड्डा लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्रासहोपर, टिड्डा। ठीक है, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा फ्रॉग, मेंढक, मेंढक। मेंढक को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा, सांप के द्वारा, स्नेक। फिर चील, ये बाज, और लास्ट में अपघटक, डिकम्पोजर। आया साहब, देखिए जो घास है वो क्या है, उत्पादक है। टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि अपना भोजन किससे ग्रहण कर रहा है, घास से। घास क्या है, उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, ऑटोट्रॉफ है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसको भोजन के रूप में मेंढक कर रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता। ये तृतीयक उपभोक्ता। और चील चतुर्थ उपभोक्ता या फिर सर्वोच्चतम उपभोक्ता है चील यहाँ पर, क्योंकि चील के आगे कोई भी उपभोक्ता नहीं है। इसको अपघटित किया जाता है अपघटकों के द्वारा, जब ये मर जाती है चील, या ये डेड, इसकी जो डेड बॉडी होती है उसको अपघटित किया जाता है। ठीक है, तो एक खाद्य श्रृंखला हमने ये बनाई फूड चेन, एक फूड चेन ये है। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है प्रकृति के अंदर। ठीक है, भिन्न प्रकार की। तो जो ये खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये खाद्य श्रृंखलाएं आप अपने अंदर ही सीमित ना रहकर दूसरी जो अन्य खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं उनसे भी संबंध स्थापित करती हैं। उनसे भी ये क्या है, अंतःक्रिया प्रदर्शित करती है। और इस तरह से एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, एक गुथी हुई बहुत ज्यादा जटिल संरचना बन जाती है जाल के समान। ठीक है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल, खाद्य जाल या फिर फूड वेब। खाद्य जाल, फूड वेब। देखिए किस तरह से होगा। जो घास है, इस घास को खरगोश भी खा सकता है, खरगोश भी शाकाहारी है, हर्बीवोरस है, तो ये गाजर के अलावा घास को भी खा सकता है। इसी तरीके से जो टिड्डा है भी खा लेता है, अगर इसे मिलेगी तो भोजन के रूप में इसको भी खा जाएगा। तो संबंध हो गया ना इस श्रृंखला के बीच में भी और इस श्रृंखला के बीच में, दोनों के बीच संबंध हो गया। देखिए आगे जो मेंढक होता है टिड्डे को खाता है। अगर टिड्डा लोमड़ी के हाथ लग गया तो लोमड़ी भी तो खा जाएगी टिड्डे को, क्योंकि लोमड़ी क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, मेंढक सांप के द्वारा खाया जाता है। मेंढक को, फ्रॉग को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है सांप के द्वारा। अगर गलती से लोमड़ी के हाथ लग गया मेंढक, तो मेंढक को छोड़ेगी क्या लोमड़ी? ऐसा होता है क्या? लोमड़ी ऐसे कहेगी क्या मेंढक को मैं नहीं खाऊंगी, मेंढक तो सांप का भोजन है? ऐसा नहीं होता। अगर लोमड़ी के हाथ लग गया मेंढक तो लोमड़ी भी मेंढक को खा जाती है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। इसी तरीके से अगर शेर के हाथ लग गया मेंढक तो शेर भी खा जाएगा मेंढक को। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मेंढक को केवल सांप ही खाता है। इसी तरह से देखिए दोनों जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित होती है। संबंध स्थापित हो गया ना, इसको अपन ऐसे मिला सकते हैं।
लोमड़ी को ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे शेर को भी मिला सकते हैं इससे, इस तरह से। आया समझ में? तो इनके मध्य क्या हो गया, ये संबंध स्थापित हो गया। इस तरह से ये जुड़ गई ना आपस में, गुथी हुई उलझी हुई संरचना बन जाती है इस तरह से। और गुथी हुई जो उलझी हुई संरचना होती है वो कैसे होती है, जाल के समान होती है। नेट जो होता है, जाल आपने देखा होगा, जाल कैसे होता है, ऐसा उलझा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही संरचना बन जाती है जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अगर मैं तीसरी खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बनाऊं तो उसका भी कुछ ना कुछ संबंध हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, संबंधित होगी वो भी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मनुष्य का कोई लेके उदाहरण बना दूं कि तो जो मनुष्य होता है वो गाजर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो तीसरी खाद्य श्रृंखला भी क्या हो जाएगी, इससे संबंधित हो जाएगी। इस तरह से उलझी हुई एक गुथी हुई संरचना, कॉम्प्लेक्स टाइप की नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है। जब भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में संबंध स्थापित करें और एक गुथी हुई उलझी हुई संरचना का निर्माण करें जाल के समान, तो उसे खाद्य जाल या फूड वेब के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? दोनों समझ गए होंगे आप, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला सिंपल होती है, एक खाद्य श्रृंखला, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर बताइए। तो आपको कोई भी एक खाद्य श्रृंखला लिखनी होगी इस तरह से, जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर, कोई भी एक खाद्य श्रृंखला। दूसरा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर का छोटे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला आपको लिखकर दे दी जाएगी इस तरह से, और इसमें पूछा जाएगा कि दी गई खाद्य श्रृंखला में डिकम्पोजर्स कौन है या प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हु इज प्राइमरी कंज्यूमर इन द गिवन फूड चेन। तो आपको बताना होगा कि दी गई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। हमें देखने से पता लग रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो कि हमें अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है उत्पादक के ऊपर। तो उत्पादक के ऊपर, उत्पादक क्या घास है, इसके ऊपर निर्भर कौन है, टिड्डा है। तो टिड्डा इसमें क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। टिड्डा उपभोक्ता है, इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है मेंढक, तो मेंढक क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से। खाद्य जाल में एक से अधिक जो खाद्य श्रृंखलाएं होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगे और गुथी हुई उलझी हुई संरचना का निर्माण करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, अगर हम ऊर्जा का फ्लो देखें, एनर्जी का फ्लो, एनवायरमेंट में जो एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह, वो देखा जाएगा यहाँ पर। देखिए सबसे ज्यादा जो ऊर्जा पहुंचेगी सूर्य की वो घास के पास पहुंचेगी, क्योंकि घास क्या कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रही है घास। इसके अंदर हरित कवक होता है, सूर्य की किरणों का उपयोग किया जाता है इसके द्वारा। तो सूर्य की जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा मात्रा में किसे प्राप्त होगी, घास को। और जो 100% पहुंच रही है घास के पास ऊर्जा सूर्य की, उसमें से 90% ऊर्जा का उपयोग कर दिया जाएगा घास के पास में, घास के द्वारा अपनी वृद्धि में। केवल 10% ऊर्जा पहुंचेगी टिड्डे के पास। अब टिड्डे के पास जो टोटल ऊर्जा पहुंची ना, 90% उपयोग कर दिया जाएगा टिड्डे के द्वारा। केवल 10% ऊर्जा किसके पास पहुंचेगी, मेंढक के पास। अब मेंढक के पास जितनी ऊर्जा पहुंचेगी, कुल ऊर्जा, उसका 90% फिर निकालेंगे। आया समझ में? मान लीजिए इसके पास 100 रुपए पहुंचे, इसके पास 100 रुपए घास के पास, तो 100 रुपए में से 90 रुपए खुद खर्च कर लेता है और 10 रुपये टिड्डे को दे देता है। अब 10 रुपये टिड्डे के पास पहुंचे ना, उसको हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100%, 100% मानते हैं। 10 रुपये है इसके पास, लेकिन उसको हम इसके लिए क्या है, वो 100% ही है, 100% है। अब 10 का हम 90% निकाले तो क्या आएगा, 9 रुपये। 9 रुपये खर्च कर लेगा, केवल 1 रुपया मेंढक के पास पहुंचता है, ठीक है। 1 रुपया मेंढक के पास पहुंचेगा आगे, क्योंकि 90% यानी कि 9 रुपए टिड्डे ने खर्च कर दिए, 1 रुपया पहुंचे मेंढक के पास। अब मेंढक के लिए जो 1 रुपया है वो क्या है, 100% है। इस 1 रुपये का जो 100% है, इसमें से 90% ये खुद उपयोग कर लेगा, यानी कि 90 पैसे ये खुद उपयोग कर लेता है। केवल 10 पैसे पहुंचते हैं सांप के पास। कितने पहुंचते हैं सांप के पास, 10 पैसे। अब इन 10 पैसे में से भी
90% जो होगा वो इसके द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा, केवल एक जो 10% होगा वो ही चीन के पास पहुंचेगा, 90% इसके द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। आया समझ में? इस तरह से देखिए 100 रुपए थे, 100 रुपये से लास्ट में कितने पहुंच गए, 10 पैसे बचे, फ्लो करती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। एक पोषक स्तर से जब दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा पहुंचती है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, देखिए जो ये ऊर्जा है ये सृष्टि नहीं होती इस ऊर्जा की। ठीक है, ये जो ऊर्जा है इसका विनाश नहीं होता, बल्कि इस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, सूर्य से जो किरणों के रूप में जो ऊर्जा आ रही है, उस जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो किरणों के रूप में आती है, उस ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया जाता है जटिल कार्बनिक रूपों में। ठीक है, मतलब कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही थी वो किरणों के रूप में थी, उस ऊर्जा को किरणों के रूप से बदलकर रासायनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है उत्पादकों के द्वारा और संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, अब इस ऊर्जा को फिर आगे पहुंचाया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जो ऊर्जा आ रही है वो एक से दूसरे बार, दूसरे से तीसरे बार जो प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा का विनाश नहीं होता। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि इसके पास 100 रुपए थे, इसके पास 90 पहुंचे, 10 रुपए पहुंचे, 10 के बाद फिर इसके पास 9 रुपए पहुंचे, लास्ट में 10 पैसे बच गए। तो ये जो पैसे हैं ये खत्म नहीं हो रहे, बल्कि इनका उपयोग कर लिया जा रहा है और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इसके बाद जो 90 रुपए बचे थे ना, हो सकता है उस 90 रुपए का ये सामान खरीद के लेके आ गया हो, इसीलिए तो खर्च हो गए। 90 रुपए में से ये कुछ सामान लेके आ गया अपने लिए, तो एनर्जी जो है, जो पैसे हैं वो तो 100 रुपए ही हैं, लेकिन जो 90 रुपए थे वो 90 रुपए में ना रहकर कुछ उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया, मतलब सामान खरीद लिया गया। 90 रुपए की चीनी लेके आ गया, ऐसा मान लीजिए, तो 90 रुपए की चीनी आ गई, 10 रुपए इसको दे दिए, है तो 100 रुपए ही, पैसे थोड़ी ना खत्म हो गए, बचे तो 100 रुपए ही, लेकिन उसको रुपए से बदलकर, मतलब एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, 90 रुपए को रुपये से बदलकर सामान में बदल दिया गया, चीनी में बदल दिया गया, है तो चीनी 90 रुपए की टोटल। तो इसी तरीके से एनर्जी होती तो है, एनर्जी का विनाश नहीं होता प्रकृति के अंदर, खत्म नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, और एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचती रहती है। इन स्तरों को हम पोषण स्तर या फिर टॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ में आया आपको इस क्लास में फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं। आज का इतना ही, थैंक यू।